Hello bankers, welcome back to Shore Increment. This video is in continuation with the previous video जिसमें हमने चैप्टर 7 का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। उसमें एक टॉपिक रह गया था इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्योर इंक्रीमेंट JIB। इस ग्रुप में हमने चारों बुक्स इंडियन इकोनॉमी, PPB, रिटेल बैंकिंग एंड अकाउंट्स, इन चारों सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज नोट्स, MCQs, केस स्टडीज़ प्लस मिसलेनियस MCQs अपलोड किए हुए हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर इन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस ग्रुप को विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। First topic is economic transformation. Banking sector reforms have aimed at making the Indian financial sector efficient, competitive and stable. जो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए हैं उनका जो एम था वो था कि इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को एफिशिएंट बनाना, competitive बनाना और उसे स्टेबल बनाना। To enhance the overall performance of banking sector, the government formed numerous committees and followed their recommendations. अब इसी बैंकिंग सेक्टर को और एफिशिएंट और कम्पिटिटिव बनाने के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़िया करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कमेटीज़ का निर्माण किया और उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको फॉलो किया। चक्रवर्ती कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, पद्मनाभन कमेटी टू रिव्यू बैंक सुपरविजन एंड द नरसिम्हन कमेटी टू ऑन द रिव्यू ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1997, the Verma Committee on Weak Banks and the R.H. Khan Committee on Harmonization of Role of FI and Banks, Financial Institutions and Banks। ये कमेटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चक्रवर्ती कमेटी किसके लिए थी, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। पद्मनाभन कमेटी थी रिव्यूइंग ऑफ बैंकिंग सुपरविजन के लिए। नरसिम्हन कमेटी 2 थी रिव्यू ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। वर्मा कमेटी थी वीक बैंक्स के लिए एंड द R.H. खान कमेटी थी हार्मोनाइजेशन ऑफ रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। अब जो शुरू से देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए वो क्या क्या थे फेज वाइज, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स द नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट February 1992। जो फर्स्ट फेज था रिफॉर्म का उसको रेकमेंड किया था नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट ने। सो लेट अस रीड अबाउट इट। टू रीबिल्ड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड टू मेक देयर फंक्शनिंग एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ हाई लेवल कमेटी, द कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम CFS, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ M. नरसिम्हन। इंडियन के जो कमर्शियल बैंक्स थे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा करने के लिए और उसे मोर एफिशिएंटली फंक्शनिंग के लिए और उन्हें प्रॉफिटेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी को क्रिएट किया। और कमेटी थी द कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके चेयरमैन थे M. नरसिम्हन। बेस्ड ऑन द कमेटी रिकमेंडेशंस, द RBI इन February 1992 issued the new guidelines on income recognition, asset classification and provisioning requirements। इसी कमेटी के M. नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर RBI ने फरवरी 1992 में नई गाइडलाइंस लॉन्च की। उन गाइडलाइंस में क्या क्या मेंशन किया गया था कि इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स जो होनी चाहिए उस टाइम के अकॉर्डिंग जो M. नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड की थी वो इस गाइडलाइंस में शो की गई। The new standards put the banking sector attention to credit risk and recovery management. Few of the important reforms that took place in 1992। कुछ important reforms जो 1992 में हुए वो थे किस चीज़ से रिलेटेड थे, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स से रिलेटेड थे, प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ CRR और SLR और CRR में कुछ रिडक्शन की गई थी तब उसके ऊपर थे, डीरेगुलेशन ऑफ लैंडिंग रेट्स पे थे, क्रेडिट डिलीवरी पे थे, डेट रिकवरी DRTs पे थे, स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी सिस्टम होना चाहिए इस पे गाइडलाइंस थी, और कुछ न्यू प्राइवेट बैंक्स एंटर किए थे इन पे गाइडलाइंस थी, और मर्जर और एमेलगमेशन पे कुछ रिफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस लाई गई थी। सो आई होप
फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स में आप समझे होंगे कि नरसिम्हम कमेटी 1 जो फरवरी 1992 में आई थी, एक हाई लेवल कमेटी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे एम नरसिम्हम। उनकी कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी, मेनली जो इनकी गाइडलाइंस थी इनकम रिकॉग्निशन पे थी, एसेट क्लासिफिकेशन पे थी एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स पे थी। फर्दर जो कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे इसके अंदर 1992 में, वो ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए गए थे। अब इसके बाद सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म्स में नरसिम्हम कमेटी सेकंड आई, वो आई 1992 में, फर्स्ट आई थी 1992 में, देन सेकंड आई 1998 में। So let us read about second phase of reforms. The government set up the Committee on Banking Sector Reforms in India under the chairmanship of M. Narasimhan in order to review the progress of banking sector reforms to date and chart a program of financial sector reforms necessary to strengthen the Indian financial system and make it internationally competitive. गवर्नमेंट ने एम नरसिम्हम कमेटी बनाई गई सेकंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हम, ताकि वो रिव्यू कर सके बैंकिंग सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स आए हैं एंड फर्दर वो एक प्रोग्राम क्रिएट कर सके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को लेके, ताकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को और अच्छा आगे परफॉर्म करवा सके और बढ़िया बैंकिंग रिफॉर्म्स ला सके। So let us see one by one what were the reforms according to second phase of reforms under the chairmanship of M. Narasimhan in 1998. First is prudential reforms. Prudential reforms include the phased implementation of international best practices and rules in order to lower the total risk of banking system. Prudential reforms से हम क्या समझते हैं कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं बैंकिंग को लेकर, वही प्रैक्टिसेस हम इंडिया में अब अप्लाई करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, जो टोटल रिस्क ऑफ बैंकिंग सिस्टम है वो कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब इस प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स में जो मेन फोकस ऑफ रिफॉर्म्स था, जो मेन रिफॉर्म्स थे वो कौन से थे, एनपीए को लेके, कैपिटल एडिक्वेसी को लेकर था और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस को लेकर था। सो प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स में क्या था, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में अप्लाई करना था, इसके लिए ही प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स को लाया गया था। इसके तीन मेन फोकस थे, उसमें तीन एरियाज थे। फर्स्ट इज एनपीए, सेकंड इज कैपिटल एडिक्वेसी एंड थर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस। सेकंड रिफॉर्म्स इज सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स। सेवरल स्टेप्स वर टेकन टू स्ट्रेंथन सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स। काफ़ी स्टेप्स लिए गए थे सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। फर्स्ट इज establishment of board of financial supervision as the apex supervisory authority for commercial banks, financial institutions and some non-banking financial companies NBFCs. सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स में जो फर्स्ट स्टेप लिया गया, एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, जो कि एक एपेक्स, जो कि हाईएस्ट सुपरविजन अथॉरिटी थी, किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एंड एनबीएफसीज के लिए। सेकंड, इसमें कैमल्स को अप्लाई किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। कैमल्स क्या है, कैमल्स क्या है, एक इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम है, जिसकी हम फुल फॉर्म यहाँ पे दे सकते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, ए स्टैंड्स फॉर एसेट क्वालिटी, M stands for management, E stands for earning, L stands for liquidity. Sometimes camels के जो full form है, इसे letter wise exams में पूछ लिया जाता है, so you must remember the full form of camels. So second supervisory reform में second point था implementation of camels. Camels एक supervisory rating system है और इसकी जो full form है वो important है, you must remember its full form. So next reform is competition reforms. Prior to reform, banks in India were uncompetitive and inefficient due to excessive government control and limited access for private and foreign sector banks. Reform से पहले जो भी बैंक्स थे इंडिया में वो अनकम्पिटिटिव थे और इनएफिशिएंट थे। किसके लिए, किसके कारण इनएफिशिएंट थे? बिकॉज गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा था और प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर बैंक्स के लिए लिमिटेड एक्सेस था, जिसके कारण मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम था। इसी के कारण एफिशिएंसी गवर्नमेंट बैंक्स की बहुत ज़्यादा कम थी। द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड PSB's ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एंड लोअर पब्लिक ओनरशिप इन सच बैंक्स थ्रू रिफॉर्म मेजर्स दैट अलाउड देम टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम स्टॉक मार्केट अप टू 49% ऑफ पेड अप कैपिटल। अब कंपटीशन रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो गवर्नमेंट बैंक्स थे उसमें पब्लिक ओनरशिप को कम कर दिया, प्राइवेट ओनरशिप उसमें बढ़ी और इसी के कारण जो कम्पिटिटिवनेस थी
बैंक्स में वो बढ़ी, जिसके कारण उनका प्रॉफिट भी बढ़ा और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ी। Second is under competition reforms, private and international banks have been permitted to operate in India in order to foster a culture of competition and greater choice। यही जो हमने ऊपर पढ़ा, कंपटीशन रिफॉर्म के अंदर कुछ प्राइवेट बैंक्स को और इंटरनेशनल बैंक्स को इंडिया में ऑपरेट करना के लिए अलाउ कर दिया गया। इसी के कारण एक ऐसा कल्चर क्रिएट हुआ जिससे कि कंपटीशन बढ़ा। गवर्नमेंट बैंक्स को भी ऐसा लगा कि प्राइवेट बैंक्स और इंटरनेशनल बैंक्स के इंट्रोडक्शन के कारण उन्हें भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, तो उसके कारण कंपटीशन बढ़ा। इसके कारण कंपटीशन भी बढ़ा और जो ओवरऑल एफिशिएंसी थी वो भी बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया बैंकिंग include the establishment of Lok Adalats, people courts, debt recovery tribunals, asset reconstruction companies, settlement advisory committees, corporate debt structuring mechanism and so on to facilitate faster recovery restructuring। Institutional reforms में क्या हुआ कि इंडियन बैंकिंग के अंदर लोक अदालत्स को इंट्रोड्यूस किया गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लाया गया, सेटलमेंट एडवाइजरी कमेटीज़ को लाया गया और कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो रिकवरी प्रोसेस है और रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है वो फास्ट किया जा सके। ऑल्सो सरफेसी एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। सरफेसी एक्ट एक पूरा अलग से टॉपिक है, इसके बारे में हम फर्दर आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये देखिए कि इंस्टीट्यूशन और लीगल रिफॉर्म्स में सरफेसी एक्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। The Banking Ombudsman Scheme, which was established in 1995, provides a quick and low-cost venue for bank clients to resolve grievances। Institutional and legal reforms में Banking Ombudsman Scheme को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 1995 में इस्टेब्लिश की गई थी। इससे क्या हेल्प मिलती है बैंक क्लाइंट्स को, जो भी उनकी ग्रीवेंसेज होती है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है और एट वेरी लो कॉस्ट सॉल्व हो जाती है। Our next reform is technology reform। The use of ATMs, card-based transaction, internet banking, mobile banking, national electronic fund transfer, express check clearing system and other technologies has changed the role of Indian banking। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म में क्या क्या आया कि जो ATM का यूज़ था, कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन्स का यूज़ था, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो ECS का जो फैसिलिटी है, इसके कारण इंडियन बैंकिंग का कम्प्लीटली एक जो फेस था, जो रोल था, वो बिल्कुल चेंज हो गया इस टेक्नोलॉजी के कारण। वाइल द डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन कैटलाइज्ड बाय प्रधानमंत्री जन धन योजना, eKYC एंड UPI हैज़ लेड अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे इंडिया इंटरेक्ट्स विद एंड कंज्यूम्स फाइनेंशियल सर्विसेज। डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन आया जिसके अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, eKYC थी और UPI के कारण एक पूरा जो ट्रांजैक्शन करने का तरीका है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड इन 2014 हैज़ विटनेस्ड 420 मिलियन बैंक अकाउंट्स ओपन टिल डेट। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2014 से लेकर अब तक 420 मिलियन बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और DBT हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉन्ग पाथ सिंस इट्स अर्ली इनिशिएशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जनवरी 2013 to change the mechanism of transferring cash subsidies and benefits with the help of technology। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के कारण ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DBT को इंट्रोड्यूस किया 1 जनवरी 2013 में, इन्होंने पूरा मैकेनिज्म ही चेंज कर दिया। जो भी गवर्नमेंट की कैश सब्सिडीज़ और बेनिफिट्स होते थे लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो DBT में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। Our next reform is debt market reforms। Foreign institutional investors were allowed to invest in government securities subject to certain limits। Under the debt market reforms, जो FIIs हैं उन्हें अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया गया अप टू ए सर्टेन लिमिट। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थ्रू नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। अब एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, जिसके द्वारा पर्सन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी अंडर डेट मार्केट रिफॉर्म्स स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। Our next reform is insurance sector reform। Following the passing of Insurance Regulation and Development Act in 1999,
various reforms were introduced in the domestic insurance sector, including the possibility of emerging players, joint ventures to undertake insurance business on a risk sharing commission basis. The Insurance Regulatory and Development Agency IRDA was created to govern and oversee the insurance industry. इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ? अंडर इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि IRDA को क्रिएट किया गया, जो कि ओवरऑल इंश्योरेंस का जो इंडस्ट्री है उसे ओवरलॉक करती है. IRDA इंश्योरेंस की एक एपेक्स अथॉरिटी है. द लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जनरली विद द फॉरेन कैपिटल पार्टिसिपेशन हैव एंटर्ड द सेक्टर. इसी रिफॉर्म्स के कारण इंश्योरेंस सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन का जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ा था और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जिसके अंदर फॉरेन कैपिटल का पार्टिसिपेशन था, वो भी इस सेक्टर में एंटर कर चुकी थी. सो गाइज, यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपका कोई सजेशन हो वीडियो को लेके तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए. एंड अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर कॉलीग्स. थैंक यू.